हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू हियर। सो आज के सेशन में हम लोग करेंगे कम से कम 200 तक एमसीक्यूज़ जो कि आपके रहने वाले हैं पेपर 4 योगा से रिलेटेड, योग शिक्षा से संबंधित, है ना। उससे पहले हम आपको एक जानकारी ये देना चाहेंगे कि पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 की आपकी जो क्लासेस हैं इसके आपके कम से कम हर एक सब्जेक्ट के 700 तक क्वेश्चंस, 800 तक क्वेश्चंस यूट्यूब पे हमने करवा दिए। मैम कहाँ मिलेगी? हमने कहा कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ठीक, उसमें मिलेंगे। और जैसे कि मान लीजिए आपका पेपर 3 पाठ्यचर्या वाला है, आपने उस प्लेलिस्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में खूब सारे वीडियोज़ आपको दिखेंगे, तो आप उसको स्क्रॉल करिएगा, नीचे की तरफ आपको जो भी वीडियोज़ दिखेंगे वो सारे एमसीक्यूज़ के होंगे, सब आपको पढ़ लेना है। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन पे पीडीएफ ले ली है, चाहे वो आपके नोट्स की हो और चाहे वो आपके एमसीक्यूज़ की हो, उसको आप ज़रूर पढ़ते रहिएगा और इन क्लासेस को भी मिस नहीं करिएगा, ठीक है। बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, चाहे वो आपके नोट्स हो चाहे वो आपके एमसीक्यूज़ की पीडीएफ हो। 1300 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ पेपर 1, इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट के भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया तो ले लीजिएगा। देखिए, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो विश्वास मानिए कि जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो वो जो नोट्स हैं वो बुक से ही बनाए गए हैं, नो डाउट, और 2-2, 3-3 बुक का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, तो बहुत अल्टीमेट है। स्पेशली जो बुक आपने नहीं पढ़ी है या जो मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया, जैसे मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को पेपर 4 की थ्योरी नहीं पढ़ाई है। क्यों नहीं पढ़ाई है? क्योंकि फिर मतलब अगर आपको पढ़ाते हैं तो शैक्षिक मूल्यांकन वाले बच्चे कह रहे थे कि हमें भी पढ़ाइए, तो और उसके बाद में एक साथ 2 सब्जेक्ट्स को कवर अप करवाना पाना, इट्स अ वेरी टफ टास्क फॉर मी, डेट्स वाई हमने नहीं करवाया है। तो उसके लिए सोल्यूशन आप लोगों के पास तो है। सोचो, शैक्षिक मूल्यांकन वालों के पास तो है ही नहीं, मैंने उनको डेटा ही, मैंने उनको सारा कंटेंट ही नहीं प्रोवाइड करवा पाया। आप लोगों की एमसीक्यूज़ की भी क्लासेस हो रही, उनकी नहीं हो पाई, है ना। तो आप लोगों को यदि ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको अपनाइए, ये नहीं कि सिर्फ एमसीक्यूज़ ही लेकर के पढ़ लो। देखो, आपको मैं ये गारंटी दे रही हूँ कि जो मेरे एमसीक्यूज़ हमने आपको कंटेंट में प्रोवाइड किया है वो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एक बार नहीं, चाहे वो बात हम 10 बार दोहरा दें, लेकिन ये आपके ही ऊपर है कि आप कितना अच्छे से पेपर करके आ पा रहे हैं, है ना, और कितना अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक। तो थ्योरी के नोट्स जो हैं वो हमने जो प्रोवाइड किया है एप्लीकेशन के, कहाँ किया है, तो उसके लिए आपको पीजी पॉइंट ऐप में रेफरल कोड डालना है, पीजी पॉइंट, और ई नोट्स के सेक्शन में जा कर के देखना है। थ्योरी वाला ई नोट्स अलग दिखेगा और आपको एमसीक्यूज़ वाला अलग दिखेगा। इन केस आपके पास एमसीक्यूज़ की पीडीएफ है या एमसीक्यूज़ आपने कहीं से ले लिया है या मार्केट से परचेज़ कर लिया है और आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप थ्योरी ज़रूर ले लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। आइए शुरू करेंगे आज का आपका सेशन। क्वेश्चन नंबर 326, संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी है, क्या है? तो युज का अंग्रेजी समानार्थी होता है योग। योग दिवस को लोगो किसका प्रतीक है? योग दिवस का लोगो जो है वो किसका प्रतीक है आपका? तो इंद्रियों को एकाग्रचित्त करने का प्रतीक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। योग चित्तवृत्ति निरोधः, ये बात किसने कही है? ये चीज़ें याद करिएगा, ये 100% पूछा जाएगा। ये बात कही है आपके पतंजलि ने। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योग का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, ठीक। चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं? चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं? चित्त की वृत्तियाँ होती हैं 5। कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है पूछा गया, नहीं पूछा गया, तो प्राणायाम यह नहीं है। योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? अब ये भी क्वेश्चन वही हो गया कि जब आपको यम के अंग नहीं पता हैं तो आप कैसे कर पाएंगे? योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? तो तप नहीं है योग। और यम के कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो थ्योरेटिकल जब आपने पढ़ा ही नहीं है, अगर पढ़ा है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। भागवत गीता में यम के कितने अंग बताए गए? तो भागवत गीता में 12 बताए गए। राजयोग के अंग कितने होते हैं? तो राजयोग के 8 अंग होते हैं, ठीक है। हठ योग में कितने अंग हैं आपके? तो 6 अंग हैं। विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार हैं? तो विष्णु पुराण में भक्ति के 9 प्रकार हैं। यम नियम के ध्येय की
साधनाएं क्या हैं? ज्ञान, योग, कर्म, उपासना, ये सभी हैं। आत्मा के विभाग हैं, तो आत्मा के विभाग आपके अर्धचेतन, बुद्धि, चेतन, ये सभी हैं। प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। पाराशर संहिता में यम की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। पाराशर संहिता में यम की संख्या कितनी है? 10 में है। ठीक। याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने अंग हैं? तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 10। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर देखिए, योग किस भाषा के युज शब्द से बना है? युज जो है ये आपका किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत। हमारा मन या चित्त उपादान कारण स्रोत है जो त्रिगुणात्मक भाव उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण में से कौन सा गुण नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्तो गुण, क्योंकि सतो, देखो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये तो हैं, नहीं पूछा गया, तो अस्तो गुण नहीं है। किस व्याकरणाचार्य महर्षि ने योग शब्द का अर्थ युज धातु से युज समाधि, युजी योगे, युज समेन लगाया है? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पाणिनि। ठीक है, नेक्स्ट। किस आचार्य ने समय को ही योग का मूल माना है? समय के लिए मन या चित्त का वश में होना आवश्यक है, चित्त की वृत्तियों को रोकना आवश्यक है, अतः उन्हें योग का अर्थ क्रिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों में वासनाएं, आकांक्षाएं, लोभ, मोह आदि अपेक्षाओं के विचार आते हैं, जिसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत फंसा रहता है। ये बात किसने कही थी? तो सीधी सी बात है, आप एक लाइन से ही समझ गए होंगे कि महर्षि पतंजलि की है। मैम किस लाइन से? हमने कहा भैया जो अंडरलाइन है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है। तो किसने कही थी? महर्षि पतंजलि ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 345 देखिए, योग पद्धतियों के कितने प्रकार हैं? तो योग पद्धतियों के आपके 7 प्रकार। योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? तो धर्म योग नहीं है, बाकी हठ योग, भांति योग, लय योग, कर्म योग, ये सब है। किस समन्वयवादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया कि इस प्रक्रिया में व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक की सर्वांगीण उन्नति को साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। तन मन को स्वस्थ रखने के लिए आसन प्राणायाम ही नहीं अपितु यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राजयोग एकदम सही हो जाएगा। वर्तमान समय में प्रधानता कितनी आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन में है? इसमें से कौन सी विचारधारा प्रचलन में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 348। तो पारसी विचारधारा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं कौन सी हैं आपकी? तो ब्रह्म कुमारी, राधा स्वामी, सिख पंथी, ये सभी सही हो जाएगा। उत्साह, साहस, धर्म, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं आपके? तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, आध्यात्मिक योग के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 351, संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम क्या कहा गया? मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है आपकी याज्ञवल्क्य जी ने। क्या कहा है कि संसार सागर में पार होने की, इस संसार सागर में पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम क्या है? याज्ञवल्क्य है। देखो, मुक्ति युक्ति का नाम क्या है? योग है, और ये बात किसने कही? याज्ञवल्क्य ने। कैसे याद करोगे? मुक्ति की युक्ति, युक्ति से याद रखिएगा। मुक्ति की युक्ति किसने कहा? याज्ञवल्क्य ने कहा है। या से युक्ति और या से याज्ञवल्क्य, ऐसे याद रखिएगा। वेद व्यास जी किसके पुत्र थे आपके? तो ये आपके भगवान मुनि शकदेव जी के पुत्र थे। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। किसने कहा था कि गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है? टीचर इज स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ राइट कंडक्ट। हु सेड दिस टू हुम? या हुम तो कह नहीं सकते, ये तो सबसे ही कहा भाई, कथन है अगर तो स्टेटमेंट है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। जेंटल ने कहा। क्या कहा कि गुरु शुद्ध चरित्र आध्यात्मिक प्रतीक होता है। गुरु क्या होता है? टीचर स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ राइट कंडक्ट होता है। चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है? तो चेयर पोज आपका उत्कट आसन को कहा जाता है। उत्कट आसन अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलन एक करना और बढ़ाना, ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है आपके डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने। इन्होंने क्या कहा? अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित
एक करना और बढ़ाना, ये परिभाषा किसने दी है योग से संबंधित? राधा कृष्ण ने दी। कैसे याद रखोगे? जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं वो कब हमारे अंदर जागृत होती हैं? जब हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, तब हमारे अंदर क्या इकट्ठा होता है? तब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियाँ इकट्ठा होती हैं और हमारे अंदर संतुलन बन जाता है। देखो, याद करने का तरीका है, कनेक्ट करके याद करो। जब हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं तब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और हम क्या हो जाते हैं? संतुलित हो जाते हैं। ठीक, जब आप कथन पढ़ोगे वहाँ पर तो आपको हमारी ये कनेक्शन वाली बातें याद आएंगी, है ना? अगर याद आए तो बताइएगा भाई कमेंट सेक्शन में। समाधि के पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है? तो समाधि के पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है? ध्यान कहलाती है। ये किसका है पता है? जो आपको हमने बताया था ना, अष्टांग में अंतिम जो आपका अवस्था थी वो क्या होती? समाधि। और पूछी गई थी अंतिम से पूर्व, भाई यानी कि 7वें नंबर पे ध्यान होता है, 8वें नंबर पे आपका समाधि होता है। तो अब देखो कैसे घुमा के पूछा है। भारतीय दर्शन में किस पक्ष की प्रमुखता है? तो इंडियन फिलॉसफी में आपके नीति पक्ष की प्रमुखता है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ क्या है आपका? हाँ, तो भारतीय दार्शनिकों के अनुसार 4 पुरुषार्थ हैं। भारतीय संस्कृत को कौन गौरवान्वित करता है? तो भारतीय संस्कृत को भारतीय दर्शन शास्त्री गौरवान्वित करेगा। योग का प्रारंभ किसने किया? इससे संबंधित वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? करेक्ट आंसर गीता हो जाएगा आपका। ठीक है, कृष्ण जी ने किससे कहा था? बताइए, क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में। गीता में निम्न में से कौन से अध्याय में योगोत्पत्ति की बात कही गई है? तो ये आपके 4th अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 3 के मध्य में योग उत्पत्ति की बात कही गई है। किसमें? गीता में, श्रीमद् भागवत गीता। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने निम्न में से किसे योग का ज्ञान प्रदान किया था? तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विवस्वान को। ठीक, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने विवस्वान को योग का ज्ञान प्रदान किया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से कौन से समस्त विधाओं और कलाओं का प्रवर्तक माना गया है? तो ऑप्शन डी, हिरण्यगर्भ को। ठीक, पाणिनिकृत धातु पाठ के निम्न में कौन सा युज धातु है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, दिवादिगणीय युज धातु, रुधादिगणीय युज धातु, चुरादिगणीय युज धातु। तो आपका एकदम सही हो जाएगा सभी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है आपको। तो भैया दिवादिगणीय युज धातु समाधि से संबंधित है। रुधादिगणीय युज धातु युजुर योग से संबंधित है। चुरादिगणीय युज धातु आपका संयम से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त, सभी सही है। जुदिर योगे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका अर्थ होता है जोड़, मिलना या संयुक्त होना, सभी। योग शब्द निम्न में से कौन सी व्युत्पत्ति के अनुसार बना है? क्वेश्चन नंबर 367। तो ये बना है आपका युज्यते अनेन। इस व्युत्पत्ति के अनुसार युज यज्ञ धातु से करण अर्थ में ध्य प्रत्यय लगा करके बना हुआ है। शैव, शाक्त तथा वैष्णवों के धार्मिक साहित्य को क्या कहा जाता है? तो शैव, शाक्त तथा वैष्णवों के धार्मिक साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है भैया? आगम कहा जाता है। कपालभाति के द्वारा मस्तिष्क के सम्मुख पार्श्व तथा फुफ्फुस या फेफड़े की शुद्ध की जाती है। इस योग में से क्या आराम में मिलता है? तो इस योग में नाड़ियों को मजबूती मिलती है और लीवर मजबूत होता है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके? गलत हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। कपालभाति से क्या होता है? पेट संबंधी रोग समझाया था ना। अब कंफ्यूज अब आप होंगे, पेट संबंधी, कफ संबंधी चीज़ें, ये होता है कपालभाति से। देखो, इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक काम करिएगा, आप एक बार इसको चेकआउट भी कर लीजिएगा। वैसे तो सही है, देखो वैसे तो इसका आंसर यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, सी ही, लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा। पता नहीं क्यों थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक, मोक्ष अथवा मुक्ति का उपाय क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 370। मोक्ष अथवा मुक्ति का उपाय आपका क्या है? मानसिक कष्टों से छुटकारा पाना। ठीक, अब आभ्यंतर तथा ब्रह्म इंद्रियां मिलकर क्या कहलाते हैं आपके? तो आभ्यंतर तथा ब्रह्म इंद्रियां मिलकर के आपके भयोदश करण कहलाते हैं। अहंकार का प्रमुख कारण बुद्धि है भैया।
निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य नियम से संबंधित है आपका? तो तप, शौच, स्वाध्याय ये सभी नियम के अंतर्गत आते हैं। नियम के 5 सोपान हैं। योग का पिता किसे कहा जाता है? योग के डैडा हैं आपके महर्षि पतंजलि, अर्थात योग के पिता कौन है? महर्षि पतंजलि। सूर्य नमस्कार आसन प्रक्रिया में पैरों की एड़ियाँ कैसी होनी चाहिए? सूर्य नमस्कार करते समय पैरों की एड़ियाँ कैसी होनी चाहिए? तो दोनों पैर की एड़ियाँ मिली हुई हों और पैरों से सिर तक का भाग सरल रूप से सीधा करके खड़े रहें। ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएगा। योग सूत्र में 4 पाद हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? पहली बात तो एक क्वेश्चन यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि योग सूत्र में कितने पाद हैं, तो 4 पाद हैं। ठीक, अब कौन सा नहीं है ये भी समझ लो। तो मानसिक पाद 46 ये नहीं है, बाकी समाधि पाद, विभूति पाद, साधान पाद और कैवल्य पाद ये चारों हैं। ठीक, हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी हैं। योग हमें इसी शक्ति के रहस्य से परिचित करता है। ये किसने कहा था? तो ये योगी रामचरक जी ने कहा। देखो, कहा कि हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी हैं। योग हमें इसी शक्ति के रहस्य से परिचित करवाता है। अब समझो, देखो, जब श्री रामचंद्र जी है ना, भगवान राम जी जब कहाँ गए थे? वनवास गए थे। जब श्री रामचंद्र जी कहाँ गए थे? वनवास गए थे। ठीक, तो उन्हें क्या मिली थी? अनंत शक्ति मिली थी। और सब लोग उन्हें क्या कहते थे? समझ लो वो इस पृथ्वी में क्या कहलाए? स्वामी हो गए, है ना। तो क्या कह सकते हैं आप इससे कनेक्ट करके कि जब भी मान लो ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, तब जहाँ आप स्टेटमेंट पढ़ोगे हम सभी अनंत शक्ति, तो याद आ जाएगा कि मैम ने याद करवाया था कि जब श्री रामचंद्र जी कहाँ गए थे? वनवास गए थे, तो अनंत शक्ति के स्वामी कहलाएं या उन्हें अनंत शक्तियाँ मिल गई। इस तरीके से आप कनेक्ट करिए, है ना। योग कर्मस कौशलम ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में कि योग कर्मस कौशलम। ठीक, ये याद रखिएगा आप। नौली क्रिया किस अंग का व्यायाम है? तो ये आपका पेट का व्यायाम है। श्रीमद् भागवत गीता में यम के कितने अंग बताए गए हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता में 12 अंग बताए गए हैं। ठीक है, यम के कितने बताए गए? 12, याद रखिएगा। महर्षि पतंजलि ने कितने यम बताए हैं? तो देखो, महर्षि पतंजलि ने 5 यम बताए हैं और क्वेश्चन में पूछ दिया जाए भगवत गीता में यम के कितने अंग हैं, ऐसे समझो। महर्षि पतंजलि ने 5 बताए, कैसे याद रखोगे? 5 से पतंजलि, 5 से 5। और भागवत गीता में कितने बताए गए हैं? तो 12 बताए गए हैं। कितने बताए गए? भागवत गीता में 12 बताए गए हैं। अहिंसा के प्रकार कौन कौन से होते हैं आपके? तो अहिंसा के प्रकार की यदि बात की जाएगी तो शारीरिक अहिंसा हो, मानसिक या बौद्धिक, वांछित अहिंसा, ये सभी प्रकार हैं। किन तत्वों में एक रूपता होना ही सत्य है? तो एक रूपता कर्म में, मन में, वचन में, सभी में होना आवश्यक है। पशु पक्षियों में किस प्रकार के गुणों को देखा जा सकता है? तो भूख, भय और निद्रा, इन सभी प्रकार के गुणों को देखा जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आस्ते के प्रकार कौन कौन से? बौद्धिक आस्ते, शारीरिक आस्ते, वाचिक आस्ते, तो ये सभी एकदम सही हो जाएगा। नियम का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है? अब देखो, अब इन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया। जैसे हम आपसे पूछ लें कि समाधि का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे मैम अंतिम या 8वां कहेंगे, है ना, यही तो कहोगे। अब उसी तरीके से उन्होंने कह दिया कि नियम का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, दूसरा। अब हम आज आपको एक वर्क दे रहे हैं, जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, कहो तो हम कसम दे दें आप लोगों को। अब कसम दे रहे हैं तभी मानो, अगर तो कमेंट सेक्शन में जितने ये अष्टांग हैं, अष्टांग का मतलब 8 अंग, नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है, कॉमा लगा करके आपको 8 कमेंट करना है। ठीक है, मतलब एक लाइन में पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये, छठा ये, 7वां ये, 8वां ये, कमेंट सेक्शन में लाइन से कमेंट करिएगा। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 100% क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इन्हीं अष्टांग से। ठीक, तो अब आपके ऊपर है, हम तो आपको सिर्फ बता ही सकते हैं, बाकी अब आपके ऊपर है, आप बात मानते हैं या नहीं। 87 नंबर क्या कह रहा है? याज्ञवल्क्य के संहिता में कितने नियम के अंग बताए गए? तो 10 बताए गए हैं। मन कर्म वचन के आधार पर अपरिग्रह के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए। अपरिग्रह के प्रकार कौन कौन से होते हैं आपके? तो भैया बौद्धिक अपरिग्रह, वाचिक अपरिग्रह, शारीरिक अपरिग्रह, ये सभी सही है। भक्ति योग में किस बात पर बल दिया जाता है?
तो भक्ति योग में आपका समर्पण की भावना, ईश्वर में श्रद्धा, आस्था, इन सभी पर बल दिया जाता है। नवधा भक्ति में ईश्वर तक जाने का मार्ग क्या बताया गया है? कीर्तन, श्रवण और स्मरण, ये सभी बताया गया। ध्यान के प्रकार कौन कौन से हैं आपके? सगुण ध्यान, निगुण ध्यान, उपर्युक्त ध्यान, दोनों, तो दोनों ही सही हो जाएगा। संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है आपकी? तो ये होती है 4 प्रकार की। चित्त की वृत्तियों के कितने भाग हैं? तो ये 5 भाग हैं। ब्रह्मचर्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो वाचिक ब्रह्मचर्य, बौद्धिक ब्रह्मचर्य और शारीरिक ब्रह्मचर्य, ये सभी सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 396 की तरफ। राजयोग के कितने अंग हैं आपके? राजयोग के 8 अंग हैं। राजयोग का चौथा अंग कौन सा है आपका? तो भैया राजयोग। अष्टांग योग, जो अभी अष्टांग ऊपर पढ़ाया है ना, उसी को राजयोग कहते हैं, कंफ्यूज ना हो जाना पेपर में। राजयोग इज इक्वल टू अष्टांग योग। जैसे आपका घर का नाम कुछ है, कॉलेज का कुछ है, वैसे ही समझ लो इसको भी, है ना। राजयोग को ही अष्टांग योग कहते हैं। अब पूछा जाए आपसे राजयोग का चौथा अंग क्या है, या आपसे पूछा जाए कि अष्टांग योग का चौथा अंग क्या है, तो आप क्या लगाएंगे? प्राणायाम। या जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपसे हम पूछें कि अष्टांग योग का अंतिम अंग, आप कहेंगे समाधि। हमने कहा राजयोग का अंतिम अंग, तब भी आप समाधि कहेंगे। ठीक। पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत आत्मा है। आत्मा के कितने विभाग हैं? तो चेतन, अर्धचेतन, बुद्धि, ये सभी हैं। हठ योग के कितने अंग हैं आपके? तो हठ योग के 6 अंग हैं। कितने? 6। ठीक। कैसे याद रखोगे? देखो, हा ऐसे बनाते हो, बस इसको घुमा दो, 6 बन गया। हा ऐसे बनाते हो, इसको घुमा दिया, 6 बन गया। कैसे मैम? अरे हमने कहा थोड़ा इमेजिन करना सीखो, लो 6 बन गया। ठीक। ओके, भक्ति गीता की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है आपकी? तो भज शब्द से हुई है। किससे? भज शब्द से। प्रकृति के तत्व कितने होते हैं? 24 होते हैं। मंत्र योग का जन्म किससे हुआ है? वेदों से हुआ है। ठीक। श्रीमद् भागवत गीता व विष्णु पुराण के अनुसार भक्ति कितनी प्रकार की होती है? तो 9 प्रकार की भक्ति होती है। भक्ति कौन कौन सी होती है? यदि ये पूछा जाए कि भक्ति कौन कौन सी होती है, तो सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, अपार व पार भक्ति, या उपर्युक्त सभी, तो सभी सही हो जाएगा। मन कितने प्रकार के होते हैं? तो मन बड़ा चंचल है मैम, हमने कहा पता है हमको भाई आपकी बात, लेकिन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है आपका? स्वाध्याय का तात्पर्य मनन, आत्म चिंतन, विचारों की शुद्धता, इन सभी से है। हमारा शरीर कितने महाभूतों से निर्मित है? तो हमारा शरीर 5 महाभूतों से निर्मित है। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है आपके? तो महर्षि कपिल हैं। सांख्य के रचयिता कपिल। सांख्य के रचयिता कपिल। कैसे याद रखोगे? सांख्य पढ़ रहे हो, इसको सांख्य पढ़ो, तो का से ये और का से कपिल, ऐसे याद रख लेना। ठीक। प्राणायाम की क्रियाएं कौन सी हैं? तो प्राणायाम की क्रियाएं आपकी सांस को फेफड़े में रखना, सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर छोड़ना, ये सभी। अब ये सांस, ये आप ससुराल वाली सांस नहीं समझ लीजिएगा कि पता चले मैम ने पढ़ाया था प्राणायाम की क्रियाएं, सांस को घर से बाहर निकाला है, फिर सांस को अंदर ले आए, ये सब नहीं भैया। श्वास मतलब इनहेल एंड एक्सहेल वाला, समझ गए? खैर, दिस पार्ट ऑफ जोक ओनली। पुरुष की स्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो भैया बंधक, चेतन, मुक्त, ये सभी सही हो जाएगा। बंधक कब होता है? कह दो मैम शादी के बाद, फेरों के बाद। हमने कहा भाई बात तो सही है। और मुक्त कब होता है? शादी के पहले, जब दोस्तों के साथ होता है। और चेतना कब आ जाती है? जब बेबी हो जाता है। क्यों? अब ऐसे याद रखने के लिए हम तो कह रहे हैं बस। सांख्य दर्शन के अनुसार दुख कितने होते हैं? तो आदिदैविक दुख, आध्यात्मिक दुख, आदिभौतिक दुख, सभी। सत्व का तात्पर्य किससे होता है? तो प्रकाश और ज्ञान दोनों से होता है। वेदों में मानव के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? तो 4 उद्देश्य बताए गए हैं। संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं आपके 4। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। विषय के अनुसार निद्रा के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन बी 3 होते हैं। कृष्णमाचार्य योग केंद्र कहाँ पर स्थित है आपका? चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अष्टांग केंद्र कहाँ स्थित है आपका? तो अष्टांग केंद्र आपका स्थित है भैया मैसूर में। कहाँ पे? तो मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए शरीर शुद्धि का उल्लेख अष्टांग योग के किन अंग में किया गया है? ऑप्शन बी नियम में किया गया है। ब्रह्मचर्य का उल्लेख अष्टांग योग के इसके अंग में किया गया है? ऑप्शन ए यम में किया गया है। ब्रह्मचर्य पालन से शरीर में किन तत्वों की कभी कमी नहीं होती है? आयोडीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, इनकी कभी नहीं कमी होती है। ठीक। आस्तिक दार्शनिक वेद के भागों की संख्या है
कितनी है? क्वेश्चन नंबर 423 बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 है। नास्तिक दार्शनिक वेद के भागों की संख्या यदि पूछेगा तो कितनी बताएंगे? 3 बताएंगे। नास्तिक की 3 और आस्तिक की उसकी दुगनी 6। योग दर्शन के आचार मीमांसा के कितने अंग हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और देखो क्रियात्मक, ये सभी हैं। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक औस स्वास्थ्य 1 टन खाद्य से कहीं अधिक, एक ओस स्वास्थ्य 1 टन खाद्य से कहीं अधिक मूल्यवान है क्योंकि ये धन की सबसे प्राचीन तथा मूल्यवान किस्म है। ये परिभाषा किसकी है? हॉल की है। किसकी है? हॉल की। हे स्वास्थ्य, तुम अमीरों के लिए वरदान हो, गरीबों के लिए धनिक हो, जो कोई भी इसे बहुत कम पैसे में खरीद सकता है और इसके बिना इस संसार में कोई भी मनोरंजन नहीं कर सकता है। ये कथन है बेन जॉनसन का। किसका भैया? बेन जॉनसन का। ठीक, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। स्वास्थ्य का संबंध रहता है किससे? स्वास्थ्य का संबंध रहता है संपूर्ण जीवन से। सभी सभ्यताओं में स्वास्थ्य की अवधारणा होती है। कैसे होती है बताइए? सभी सभ्यताओं में स्वास्थ्य की अवधारणा होती है भैया अपनी सभ्यता के अनुसार होती है ना। शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं? सकारात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और आशावादी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। क्या होता है भैया? सब कुछ होता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बच्चों के मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? यदि बच्चों के मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं तो पूछा जाए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 33। अस्थियों का शरीर में क्या कार्य होता है? तो आकार देने का कार्य होता है। चेहरे में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन सी 14। ये सभी आपका पार्ट है। हमने कहा ये आपका सब क्वेश्चंस पार्ट ऑफ सिलेबस है। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सारा आपके सिलेबस में है। दोनों पैरों में कुल कितनी अस्थियां होती? अस्थि तंत्र है ना चूंकि आप लोगों के में, तो दोनों पैरों में आपकी 62 अस्थि होती हैं। कंधे के स्थान पर किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कंधे के स्थान पर कंदुक खल्लिका संधि पाई जाती है। कैसी? का से कंधा और का से कंदुक खल्लिका। ठीक, का से कंधा और का से कंदुक खल्लिका। मेरुदंड का मुख्य कार्य क्या है? मेरुदंड का मुख्य कार्य होता है सुषुम्ना की रचना करना। सुषुम्ना क्या है? एक प्रकार की बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कंधे का जोड़ किस संधि का उदाहरण है? तो कंधे का जोड़ आपका कंदुक खल्लिका संधि का उदाहरण है। मांसपेशी होती है क्या? कैसी होती है? इनमें से ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, हृदय एक मांसपेशी है। ये ऑप्शन डी। तो सभी तीनों ही सही हो जाएंगे आपके। मांसपेशी के बीच के भाग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तुंद या बेली। मांसपेशियों का विशेष लक्षण क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि सिकुड़ना और फैलना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है फैलना। ठीक, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। एक बार देख लेना इंग्लिश में क्या है थोड़ा सा ना। एक स्वस्थ स्त्री को 1 घन मिलीमीटर में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है? स्त्री की बात की गई है। अच्छा, पता है स्त्री का हीमोग्लोबिन कितने से कितने के बीच में होना चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन है। 11 से 13 के बीच में होना चाहिए, याद रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा 45 लाख। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स का निर्माण शिशु जन्म के पूर्व कहाँ होता है? जन्म के पूर्व तितली में होता है। ठीक, शरीर का सिपाही किसे कहते हैं? शरीर का सिपाही कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं, वाइट ब्लड सेल्स को। सर्व प्रदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ होता है, जो हम हैं। आप लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता है? हमारा तो ओ है भैया। किसी की ज़रूरत हो तो दे देंगे, लेकिन उसके लिए खून होना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने पहले ही पी लिया है, पूरा हमारा खून है। मैम ये क्लास वो क्लास वो क्लास वो क्लास और पढ़ना नहीं है, क्यों भाई? रक्त परिसंचरण प्रणाली में शरीर के ये भाग सम्मिलित हो रहते हैं। कौन कौन से भाग सम्मिलित रहते हैं भैया? किसमें? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की गई है यहाँ पर। आपके रक्त, हृदय, धमनियाँ और शिराएँ। ठीक, उसके बाद में सामान्यतः स्वस्थ शरीर में कितनी रक्त की मात्रा होती है आपकी? लगभग 6 लीटर। लगभग 700 लाल रक्त कणिकाओं के पीछे श्वेत रक्त कण पाया जाता है। कितना? तो 50। रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो हार्मोन्स का संवहन, रोगों से रक्षा, तापक्रम का नियमन,
ये सभी। इस रक्त वर्ग के व्यक्ति सभी रक्त वर्ग को रक्त दे सकता है किंतु ले नहीं सकता है, वो भैया ओ। देखो यूनिवर्सल, देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर आपसे यूनिवर्सल डोनर पूछेगा, दाता सर्वदाता जो क्या करता है सबको ब्लड दे सकता है, तो वो होता है आपका ओ, एंटीजन मिलने पे। लेकिन अगर यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर की जगह पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछा जाए, यानी कि वो किससे, सबसे सर्वग्राही जिसको कहते हैं, सबसे ले सकता है, तो वो ए बी, चाहे ए वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे ओ वाला हो, सबसे ले सकता है ना। अब देखो एक बार आप लोग सेशन, हम कहते नहीं हैं बहुत, मतलब अब मेरी आदत में नहीं है बीच में डिस्टर्ब करना कि लाइक करो शेयर करो, तो मतलब आप लोग करते नहीं हैं भाई, कितने सेल्फिश हो गए हैं आप लोग हैं। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक करो और जा कर के जो भी आपके कॉलेज ग्रुप्स वगैरह आपके फ्रेंड सर्कल में है, ये मत सोचो कि उनके परसेंटेज बन जाएंगे, ये मत सोचो कि हाय अगर उनको शेयर कर देंगे तो वो बच्चे परसेंटेज बना लेंगे। कल को जब उनके परसेंटेज कम आए और वो कहें कि यार बताओ तुम्हारे ज़्यादा नंबर आ गए, यार तुम बताते थे कि हम पढ़ते नहीं हैं फिर भी ज़्यादा नंबर आ गए, तब तुम उनको कहना कि हमने तो तुमको लिंक शेयर किया था पीजी मैम की क्लास का, लेकिन तुमने ही नहीं पढ़ा तो हम क्या करें, है ना। तो आपके पास कहने को मौका ना दे मित्र आपका, इसलिए भी लिंक शेयर करनी है। समझ रहे हो बात को? हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं, तो फिर समझ रहे हैं तो फिर जाइए और शेयर करिए और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके। रक्त के संगठन में प्लाज्मा और कणिकाओं का अनुपात कितना पाया जाता है? तो 55 प्लाज्मा का और 45 कणिकाओं का। हर 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में लगभग 18 बार सांस लेते हैं। कोशिकाओं में सभी तत्वों पर उपापचय और उनसे ऊर्जा तथा ऊष्मा प्राप्ति किसके द्वारा होती है? तो ऑक्सीजन के द्वारा होती है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। श्वास नली के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो श्वास नली के ऊपरी भाग को हम लोग स्वर मंत्र कहते हैं, स्वर यंत्र, सॉरी, है ना। तो स्वर यंत्र के बाद के वायु मार्ग को क्या कहते हैं? जो ग्रास नली के सामने नियत होती है उसे हम कहते हैं श्वास नली। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। शुद्ध हवा में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा, याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्रमशः, यानी नाइट्रोजन का 17 और ऑक्सीजन का 24 होता है, याद रखिएगा। दांतों की क्षति पहुंचाने वाला रोग है आपका पायरिया, इनमें से। और शारीरिक आसन का क्या अर्थ है आपका? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 459। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर के सभी भागों में उपयुक्त समन्वय, ऑप्शन सी। कुपोषण को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय आपका कौन सा है? संतुलित आहार, व्यायाम, आसन व निद्रा के उचित ध्यान, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 461। व्यायाम से कौन से लाभ मिलते हैं? व्यायाम से आपको रक्त परिसंचरण में तेजी होती है, यानी कि जब आप योगा और व्यायाम वगैरह करते हैं तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का फ्लो होता है वो तेज़ होता है। श्वसन और पाचन संस्थान ठीक हो जाता है और उसके बाद में उत्सर्जनी संस्थान ठीक कार्य करता है। मानसिक स्वस्थ आदमी मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, तो सभी एकदम सही हो जाएगा। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर में क्या बाहर निकलता है? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। श्वसन तंत्र मानव शरीर के कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है? तो श्वसन तंत्र मानव शरीर के कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है। श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा किन कामों में मदद करता है? तो बोलने में मदद करता है आपका। कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है? नेफ्रॉन नहीं है आपका। ये किसका हिस्सा है फिर? ये आपका नेफ्रॉन्स किडनी, ये आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं, उसका पार्ट है। दाहिनी फेफड़े में कितने लोब्स होते हैं? तो दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं आपके। उसके बाद में जब शरीर का पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो उसी अवस्था को श्वास अवरोध कहते हैं। डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, उसको पीठ केबल रखना चाहिए। चेकिंग वह स्थिति है जिसमें कोई बाहरी वस्तु श्वसन तंत्र के इस भाग में फंस जाती है, चोकिंग, तो वो आपका श्वास नली, ठीक है। किस भाग में फंसती है? तो श्वास नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 470। गले में सूजन के क्या कारण हो सकते हैं? तो गले में सूजन के कारण बैक्टीरिया जनित इन्फेक्शन। दमा के क्या लक्षण होते हैं? तो खांसी, छाती में जकड़न, अचानक हांफना, ये सभी। धुआं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि इसमें मौजूद हानिकारक रसायन हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो रसायन कौन सा होता है आपका? तो कार्बन डाई और कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों ही एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया एक प्रकार का क्या है आपका? तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी का होना ही हाइपोक्सिया का एग्जाम्पल है आपका।
सीलिया जो हमारे वायु मार्ग को साफ रखने में मदद करते हैं, श्वसन तंत्र के किस अंग में पाए जाते हैं ये? तो ये पाए जाते हैं आपके नाक में। हेल्थ अंग्रेजी के किस शब्द से मिलकर के बना हुआ है? हिल से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा भैया? हिल। ये ठीक है। मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति स्वास्थ्य है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये बात कही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा। जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य है, जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और आशावादी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। ये कहावत कहाँ की है? ये कहावत अरब की है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य है, किस आयोग का कथन है? क्वेश्चन नंबर 478। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग किसने दिया? तो भैया मुदालियर। कौन? पूरा लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आपके हैं ना। 479 देखिए, कहना है स्वास्थ्य शिक्षा देते समय ध्यान रखना चाहिए। तो छात्रों की सामयिक एवं गहन डॉक्टरी परीक्षा, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में चिकित्सा की पूर्ण सुविधा, खेलकूद और योगासन, ये सभी। देखिए आप लोगों को हम ये और भी बता देना चाहेंगे कि सिर्फ ये क्लास ही नहीं आपको देखनी है, इससे पहले हमने पूरा आपको यानी कि इजी नोट्स कवर करवाया है, वो भी पूरा देख लीजिएगा। अब यहाँ से आपका आज से पवन वाला इजी नोट्स भी पूरा कवर हो गया है। तो लगभग ये मान के चलिए कि 500 क्वेश्चन इसमें और लगभग 200 क्वेश्चन उसमें, ठीक। तो 700 क्वेश्चन तो आप ये कर चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपको बहुत अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ने की चाह है तो इससे ज़्यादा यानी कि 850 लगभग क्वेश्चन हमने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किए हैं। यूज़ रेफरल कोड PG Point, गो एंड इंस्टॉल दी ऐप नाउ। और उसके बाद में थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी ले लो जा करके, ठीक। फिर क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा देते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की सामयिक एवं गहन डॉक्टरी परीक्षा, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में चिकित्सा की पूर्ण सुविधा, उसके अलावा खेलकूद व योगासन का प्रशिक्षण, ये सभी। शारीरिक शिक्षा न केवल शरीर को प्रशिक्षित करती है और न केवल आत्मा को बल्कि समूचे मानव को प्रशिक्षित करती है। ये कथन किसका है? ये कथन आपका मॉन्टेग्यू का है। किसका है? मॉन्टेग्यू। क्या कहा था? शारीरिक शिक्षा न केवल शरीर को प्रशिक्षित करती है और न केवल आत्मा को बल्कि समूचे मानव को प्रशिक्षित करती है। समूचे मानव, माँ से मॉन्टेग्यू। हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हाइजीन शब्द की उत्पत्ति आपकी ऑप्शन सी यूनानी भाषा से हुई है। खेलों में जीत प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि उनमें भाग लेना महत्वपूर्ण है। जीवन में महत्वपूर्ण बातचीत नहीं वरन संघर्ष है। युद्ध जीतना अच्छी बात नहीं है वरन अच्छी तरह लड़ना है। ये कथन किसका है? देखिए अब परसेंटेज जितने आए ना आए वो एक अलग का फैक्टर है। आप पढ़ कितना अच्छा रहे हैं, अपना 100% तो दो। ये कथन है वेरन डी कावर्टन का। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि खेलों में जीत प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या कहा गया है? कि खेलों में जीत प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है ना, बल्कि उसमें भाग लेना महत्वपूर्ण है। क्या है? जीवन में महत्वपूर्ण बातचीत नहीं है वरन संघर्ष है। युद्ध जीतना अच्छी बात नहीं है बल्कि क्या है? अच्छी तरह से लड़ना है। आपके परसेंटेज क्या आ रहे हैं इट डजेंट मैटर। आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है ये बात की बात है। क्या आप अपना 100% दे रहे हैं? जिस दिन आप खुद से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ हम दे रहे हैं, बस बात वहीं से ख़त्म हो जाएगी। सारी सेटिस्फैक्शन तो आपको वहीं से ही मिल जाएगी, है ना। बहुत अच्छी बात कही थी आपके किसने? वेरन डी कावर्टन ने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 483, हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है आपकी? तो ऑप्शन बी से हुई है, हाइजिया। उसके बाद में मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्य का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन डी, संवेगात्मक दृष्टि स्थिर रखना, परिपक्वता पा जाना, वास्तविकता के धरातल पर निर्णय लेते हैं। ये सभी सही हैं। 485 क्वेश्चन नंबर है, चिकित्सकों के अनुसार 14 से 18 वर्ष की आयु में छात्रों को नींद लेनी चाहिए कितने घंटे की? तो 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। देखो आप लोगों को कुछ यहाँ से तो खैर 500 क्वेश्चन आप अपने लगभग कवर अप कर चुके हैं। 485 मान के चलिए वही 500 क्वेश्चन, ठीक। अब हम आपके लिए कुछ 4 लाइनें भी सुनाएंगे, है ना, जो कि थोड़ा सा मोटिवेटेड करेंगी आपको जीवन में। होता क्या है कि भाई आपका 4th सेमेस्टर हो गया, ठीक। उसके बाद में आप क्या करेंगे? टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस।
कुछ टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स की तरफ जाएंगे बच्चे, ठीक। कुछ बच्चे प्राइमरी की प्रिपरेशन करेंगे अगर बीएड मान्य रह रहा है तो, नए शिक्षा आयोग या उनका जो भी फैसला है उसके अनुसार, है ना। तो होता क्या है कि कभी कभी किसी का एक बार में सिलेक्शन नहीं होता है, 2 बार में नहीं होता है ना। फिर क्या होता है, जब पहले कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बीएड करने का मन नहीं होगा, है ना। फिर घर वालों ने कहा कि नहीं, तुम एसएससी की तैयारी ना करो, या तुम यूपीएससी की ना करो, या पीसीएस की नहीं करो, आरओ की ना करो, तुम बेटा बीएड कर लो। फलाने की बिटिया की जॉब या फलाने के लड़के की जॉब बीएड में लग गई है, बीटीसी करके लग गई है, तो तुम भी बीएड कर लो। भाई आपने कह दिया कि ठीक है कर लेते हैं बीएड, क्या कहा, कर लेते हैं बीएड, है ना। तो तब आपके लिए क्या था भाई, आपका मन कुछ और था, आप कर कुछ और रहे थे, ये मान लीजिए आप अभी भी कर रहे हैं। तब आपके साथ सामने क्या सिचुएशंस थी, तो सुनिएगा 4 लाइंस ये वाली कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। अब क्या हुआ, जब आप अपना इस चीज़ में पूरा ढल गए अच्छे से, है ना भाई। पहले तो आप घर वालों के ही कहने पे निकले, और जब आप ढल गए तब घर वाले कहने कहीं वैकेंसी नहीं आएगी भैया, तुम वापस लौट आओ, अब ना जाओ, अब तुम क्या करो, ये बिजनेस कर लो, है ना, या हम आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लो, या और भी आपको अन्य ऑप्शंस देंगे वो। लेकिन तब आपको क्या कहना है, तब आपको कभी कभी क्या होता है, किस्मत या वक्त हमारा देख रहा होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम कितना, शायद उस समय हमसे कोई गलती हो गई हो, या हमने उतने अच्छे से अपना पढ़ाई नहीं की, या किसी कारणवश नहीं हुआ, हम कहीं और लगे रहे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अलावा। तो बहुत से रीज़न्स होते हैं अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो, है ना। तब आपको घर वालों से अब क्या कहना है और अपनी बात को कैसे समझाना है, कैसे मनवाना है। उनसे कहना है कि मुझको ना रोकिए, ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो मुझे अपनी आज़माने दीजिए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हार जाएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सक्सेस ये नहीं है कि आपको एक जॉब मिल गई बस ये सक्सेस है। सक्सेस का असली मतलब क्या है ये आपको बहुत कुछ समय समझ में आएगा जब आप एक एज के बाद खड़े होंगे जा कर के। तब एक्चुअल में सक्सेस का मतलब केवल ये नहीं है कि बस आपको जॉब मिल गई, आपने एक गाड़ी ले ली, आपने एक घर बनवा लिया, ठीक, ये सक्सेस है। नहीं, सक्सेस अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, एक बहुत कहते हैं ना व्यापक अपने आप में शब्द है। सक्सेस का मतलब पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सक्सेस किससे, सेटिस्फैक्शन से। जिस समय आप संतुष्ट हो जाएं, बस मान लीजिए कि आप सक्सेस हो गए जीवन में, है ना। सब कुछ निर्भर करता है कि आपके अंदर कब संतुष्टता आ रही है। कोई आदमी आईएएस बन चुका है तब भी वो सक्सेस कह सकते नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फाइड ही नहीं है, उसको संतुष्टता ही नहीं है अपनी जॉब से, है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जीवन में। अब जब आप ये बीएड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, आप अपने आप को 2 साल पहले का जज करिएगा कि क्या आपके अंदर इतना धैर्य, इतना ताकत और इतना कुछ नॉलेज था। नहीं, अब जब आपने बीएड कर लिया तो केवल आपको सब्जेक्टिव नॉलेज ही नहीं हुआ है, बल्कि आपके मेंटल लेवल, जब आपने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पढ़ा तो आपका कहीं ना कहीं मेंटल लेवल भी बहुत अच्छा हुआ, है ना। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो नॉलेज है उसके पीछे भागिए, स्किल्स पे आप अपने काम करिए। सक्सेस के पीछे, एक जॉब के पीछे भागना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में अपने स्किल्स पे भी काम करिए, अपने नॉलेज पे भी काम करिए। क्या आपको लगता है कि अगर कल वैकेंसी आ जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? खुद दिमाग लगाओ। जो बच्चे कहते हैं सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है, चलो उनकी बात ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 साल पहले बीएलएड, डीएड, बीएड सब कर लिया। आप भी उसी सभा में शामिल हो जाते हैं और उल्टा सीधा कहने लगते हैं। तो आप कुछ कहने से पहले ये सोचो कि क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम योग्य हैं कि हम
कल अगर सरकार वैकेंसी दे दे 1 महीना बाद पेपर करा ले तो हम क्या पूरा सुपर टेट का अच्छे से निकाल पाएंगे? अगर आपको जवाब मिलता है हाँ, फिर तो यहाँ से बात ही खत्म होती है। अगर आपको जवाब मिलता है ना, तो बेटा बीएड के बाद अपनी पढ़ाई और अच्छे से तरक्की के साथ में करो, है ना। ये बीएड तो निकल ही गया, कभी अच्छे से निकला, कभी नहीं निकला, कभी आपने पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी पेपर के 10 दिन पहले पढ़ के पेपर दिया, 1 दिन पहले पढ़ के दिया, 2 दिन पहले पढ़ के दिया है। तो याद रखिएगा, मेरी बात गांठ बांध लीजिए। पता नहीं क्यों आज आपसे बात करने का मन हो रहा है। ये बीएड तक ही काम करेगा, ठीक, क्या कहा मैंने? ये बीएड तक ही काम करेगा। और एक बात बता दे, कुछ बच्चे जो होंगे जो कॉलेज ही नहीं गए, तो बेटा एक बात और भी आप याद रखिएगा, रुपए से, धन से आप डिग्रियां खरीद सकते हैं, लेकिन क्या नौकरी या जॉब या पेशा नहीं खरीद सकते हैं। तो आपको किस पे काम करना है? अपने नॉलेज पे काम करना है और अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है अच्छे से। क्या करना है? अच्छे से अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी में लग जाना है, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी बात, है ना, जो भी मुझे सही लगा मैंने आपको कहा। और करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड, बिकॉज आप लोगों के साथ एक अलग स्नेह है, एक अलग प्रकार का लगाव है, और तो कुछ भी नहीं, है ना। बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि बहुत दिन तक हम आपसे जुड़े हमेशा रहना चाहते हैं। शायद आपके अंदर भी उतना ही प्रेम, उतनी ही लगाव हमसे हो गई होगी अब तक, चारों सेमेस्टर में आप साथ रहें। तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमसे वहाँ पे जुड़िए। नहीं भी कोई क्वेश्चन है तब भी जुड़िए, है ना। और जीवन में कभी डिमोटिवेटेड फील करिएगा, या कभी आपके सामने कोई ऐसी गंभीर समस्या आ जाए, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन से ही संबंधित क्यों ना हो, तो हम आपके साथ हैं, है ना। एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे, आपकी ही साथ की एक, मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रही हूँ इस समय, उनके इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि मैम माई डिलीवरी डेट इज़ दिस एंड आई एम वेरी मच नर्वस। तो हमने उनको समझाया, हमने कहा कि देखिए, आप अगर परेशान होंगे तो नो डाउट कि आपके बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका टाइम पीरियड ये है तो आप चिंता नहीं करिए, कोई समस्या नहीं आनी है, आपको कुछ नहीं होना है ना। और अच्छे से बेबी भी हो गया उनका, और डेट भी भगवान की दया से बाद की 25 की आई, उनका बेबी अब तो हमको लगता है 20 दिन का भी हो जाएगा, 20-25 दिन का, है ना। तो वो होता है कि कभी कभी आप नर्वस होते हैं, आपके साथ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमारा तो दिमाग अच्छे से काम कर रहा होता है ना, हम आपको सॉल्यूशंस दे सकते हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर की, और जब मेरे पास टाइम हुआ मैंने उनसे बात की है। तो इफ़ यू हैव एनी केस यू कैन शेयर विद मी, आई विल सॉल्व। इफ़ अगर कह सकते हैं हम योग्य हैं तो हम अवश्य आपकी परेशानी का ज़रूर समाधान करेंगे। खैर, ये तो एक एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड बातें हो गई। बाकी पीजी पॉइंट ऐप पे भैया सब कुछ गिवन है। अगर आप हमें अपना मानते हैं और विश्वास करते हैं, 3rd सेमेस्टर तो पूरा पेपर फंस गया था, तो भैया MCQs की चारों पेपर की PDF ज़रूर पढ़ के रट के एकदम अच्छे से, जिन बच्चों के पास है, जाइएगा, है ना। बस इसके ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मा पापा और सबका ध्यान रखिएगा। थैंक यू।